हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, आज आपका है थर्ड सेशन ऑफ द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। दिस वाज द फर्स्ट थियरी गिवन और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स हैं जो एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं कि राइट 4 postulates ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, राइट 3 postulates। तो ये जो थियरी है ये एक्चुअली क्या है, कैसे क्या इसमें बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। विल बी कंप्लीटिंग Dalton's atomic theory in this session. All right. So in case बच्चों आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो let me introduce myself first. I am Sushmita Sharma, your chemistry expert at MBIB. I have been teaching for more than 3 years and I have taught more than 15,000 students till date. तो अब start करते हैं बच्चों। Dalton's atomic theory है आपका atoms and molecules का काफी important topic। तो without any further delay, let's start. कि थियरी में बेसिकली था क्या। देखो, डाल्टन वाज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने शुरुआत में सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जब ज्यादा डिस्कवरीज हुई नहीं थी, है ना। तो देखो, व्हाट आर द लॉज, पहले लॉज आई थी। कौन सी लॉज थी? इन लॉज के आने के बाद डाल्टन ने अपनी थियरी दी थी। ओके, सो इसीलिए इनकी थियरी में भी वो लॉज इनकलकेटेड हैं। कौन सी लॉज थी? हमने कल ही लास्ट सेशन में बेसिकली ये पढ़ा था कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, और ये पहले आ गई थी बच्चों। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था हमें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोइन लेवोइजियर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हमें दिया गया था जोसेफ प्राउस ने। जोसेफ प्राउस की पिक्चर नहीं है ये, जॉन डाल्टन की है। बट यस, जब से जो सबसे पहले लॉ आई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पे बेस्ड और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे बेस्ड इन्होंने एक थियरी दी थी जॉन डाल्टन ने, जो कि हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, अब देखो बेसिकली क्या था लॉ तो हम जानते हैं ऑलरेडी। नाउ डाल्टन इन्वेंटेड हिज थियरी बेस्ड ऑन द टू मेजर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। ऑल राइट, दूसरी लॉ जो थी वो जोसेफ एल प्राउस ने दी थी, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ऑलरेडी कवर्ड इट। नाउ लेट्स सी इन्होंने कहा क्या। देखो, इन्होंने कहा कि डाल्टन नेम्ड एटम्स एज बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। ये हम जानते हैं, बेसिक यूनिट्स मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स। डाल्टन प्रपोज्ड दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो भी आपका सब्सटेंसेस है, मैटर है, उन सबका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एक एटम होता है। ऑलराइट, और एटम्स के कॉम्बिनेशन से सारी चीजें बनती हैं। नाउ अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन कि कनेक्ट द बबल्स टू मैच द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज्ड दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमें बेटा बताया जॉन डाल्टन ने। ठीक है, एटम्स स्मॉलेस्ट है, इनसे छोटा कुछ भी नहीं होगा। ये हमें डाल्टन ने अपनी थियरी में इंडिकेट किया कि ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थियरी इटसेल्फ। आल्सो अब ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें दिया एंटोइन लेवोइजियर ने, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हमें दिया जोसेफ एल प्राउस ने। ऑलराइट, वेरी इजी, ये तो अब हमें अच्छे से याद हो गया होगा कौन सी लॉ कहाँ से आई है ना। अब आगे चलते हैं। नाउ अब पॉस्टुलेट्स जब आते हैं बच्चों, तो पॉस्टुलेट्स में कुछ चीजें हैं जिनमें लिमिटेशंस भी हैं। नॉट ऑल द पॉस्टुलेट्स आर एंटायरली करेक्ट। तो क्या होगा, मैं आपको जो पॉस्टुलेट बताऊंगी, फर्स्ट यू विल बी गेटिंग एन इनसाइट ऑन द पॉस्टुलेट, फिर साथ में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द लिमिटेशन ऑफ द पॉस्टुलेट एज वेल, कि इस पॉस्टुलेट में गड़बड़ क्या थी। ठीक है, सो डाल्टन टॉट फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर इन मैनचेस्टर, विच अब देखो उनका वहां पे स्टैच्यू भी है। सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। नाउ ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि लिमिटेशंस साथ साथ मैं बताती रहूंगी कि लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलो, साइंटिस्ट वर नॉट अवेयर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, की कंपाउंड्स के अंदर कैसे, मतलब कंपाउंड्स बन कैसे रहे हैं, कौन से एलिमेंट के कौन से एटम्स हैं उस कंपाउंड के अंदर। तो ये इसीलिए इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी कि कैसे इनका कॉम्बिनेशन होगा, कैसे कंपाउंड्स बनेंगे, क्या उनके अंदर रेशियोज होंगे, ये सब हमें बताया जॉन डाल्टन ने। चलो, फर्स्ट पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पहला पॉस्टुलेट ये है बच्चों कि ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं, सारे के सारे, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि ये आपका सबसे छोटा पार्टिकल है, ये सब इसी से सारी चीजें मिलकर बनी है। एंड इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए, इनके कहने का मतलब था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट नाउ हम ऐसे ही भी बहुत सारी रिएक्शंस करते हैं बेटा जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स? सब एटॉमिक
सब एटॉमिक का मतलब है कि एटम के अंदर, एटम से भी छोटे। ये है बेटा 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, देखो आपको इनमें से इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे रिएक्शंस में आगे बड़े होकर दिखेंगे, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये पॉस्टुलेट अपने टाइम के हिसाब से एकदम करेक्ट था कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, बट नाउ इन द मॉडर्न एरा वी वेरी वेल नो कि ये भी पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस के अंदर। ऑल राइट, तो ये पॉस्टुलेट वैसे सही है अपने में, बट देयर इज अ लिमिटेशन एज वेल कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी अब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आप एक्चुअली चैप्टर 4 में भी देखोगे कि हम जब अल्फा पार्टिकल्स को यूज करेंगे, हीलियम का न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो, तो वो आप उस एक्सपेरिमेंट से भी समझेंगे कि नॉट जस्ट एटम्स, एटम्स के न्यूक्लियस या एटम्स के न्यूट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स अलग से भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल राइट, दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन कहता है कि एटम्स जो हैं, एटम जो होता है वो इनडिविजिबल है, मतलब एटम को आप और नहीं तोड़ सकते। हमने शुरुआत में पढ़ा कि एटम सबसे छोटा वो पार्टिकल है मैटर का जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बेसिकली। यही इन्होंने भी कहा कि एटम इनडिविजिबल है, सो दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बट ये भी चीज अब डिस्प्रूव हो गई है, एटम को भी तोड़ के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, सो एटम इज नॉट इनडिविजिबल, इट कैन बी डिवाइडेड। अब उस टाइम के हिसाब से ये बात ठीक थी कि हाँ एटम्स को और तोड़ा नहीं जा सकता, बट दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ डाल्टन पोस्टुलेट्स कि एटम को इंडिविजिबल कहा गया, विच इज रॉन्ग। ऑल राइट, तो एटम को हम एक, ऑब्वियसली एटम एक एटम है, लेकिन इसको हम और भी तोड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, नहीं पोस्टुलेट नाउ, थर्ड पोस्टुलेट। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हमने सोडियम एलिमेंट का एग्जाम्पल लिया और हम सोडियम के 2 एटम्स हमारे सामने रखे हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो 2 एटम्स हैं ये एक ही एलिमेंट के हैं, दैट इज सोडियम। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों? लेट मी इंट्रोड्यूस अ टर्म टू यू, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, जैसे सोडियम का मास, हम सोडियम का मास बच्चों 23U लेते हैं, इसके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो नॉर्मल सोडियम का एटम है उसका मास हम 23U लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है और एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन के बराबर होता है, दैट इज 1U। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास 1U होता है, बराबर मास है। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, ये सब आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, 11 प्रोटॉन से 11U आ गया और 12 न्यूट्रॉन से 12U आ गया, तो मास कितना हो गया? 12 + 11 23U। ऑल राइट, तो हमने क्या समझा अभी तक कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके अंदर हम कैसे सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, कैसे उनको हम सेम कह रहे हैं। सिमिलैरिटी ये है कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। ठीक है, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ये मैंने बताया अभी आपको। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके पास 11 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे के सारे सोडियम माने जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आप देख के नहीं कहते भाई ये पिंक कलर का है सोडियम का है, ये ब्राउन कलर का है नाइट्रोजन का, ऐसा नहीं होता है ना, एटम्स आपको दिखते ही नहीं है। सो हाउ डू यू क्लासिफाई? ये जो एक ही एलिमेंट एक ही कैटेगरी में सारे आइटम्स को रखने का रीजन ये है कि इन सबके पास 11 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये सारे सोडियम है, नेम रख दिया गया कि जितने भी एलिमेंट्स के पास, जितने भी एटम्स के पास 11 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो सारे के सारे सोडियम के एटम्स काउंट होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से हमने क्या जाना कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। ऑल राइट, सो ठीक है भाई, इन्होंने क्या कहा, लेट्स कम बैक टू दैट एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी सोडियम के एटम्स होंगे सेम तरीके से बिहेव करेंगे एज अ मेटल, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे व्हेनेवर दे विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बट इसका लिमिटेशन भी आया है। लिमिटेशन आया जब आइसोटोप्स डिस्कवर हो गए। क्या होते हैं आइसोटोप्स? Isotopes are the atoms of the same element
दैट हैव डिफरेंट मास। तो ये एक नई चीज आप सीखेंगे बेटा। सोडियम में दो तरीके के एटम्स होते हैं, कुछ ऐसे जिनका मास 23U है और कुछ ऐसे जिनका मास 24U है। अब जरा देखते हैं इनका मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग गया क्यों। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 11 हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 11 हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स इसमें भी 12 हैं, सॉरी 11 हैं, और इसमें भी प्रोटॉन्स 11 हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है वो दोनों एटम्स में सेम है। तो हम ये तो समझ गए कि दोनों का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को बेटा Z से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों के लिए ही 12 है, सॉरी 11 है। दोनों के पास 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना। अब डिफरेंस कहाँ आया फिर मास का। आप अब देखो, न्यूट्रॉन्स पहले वाले के पास जिसका मास 23 है उसके पास 12 है, और जिसका मास 24 है उसके पास न्यूट्रॉन्स का नंबर है 13। तो अब मास कैलकुलेट करके देख लो, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल माना जाता है, इधर कैसे आया मास 11 + 12। ठीक है, 11 + 12 किया आपने तो आपको मिल गया 23U। और अगर मैं यहां देखूं तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल कर दिया, 11 + 13 24U। तो लिमिटेशन कैसे हुई है, लिमिटेशन इसलिए हुई, डाल्टन ने कहा कि सारे एटम्स, जो एक एलिमेंट के सारे एटम्स हैं, सबका मास सेम होगा और दे विल बी आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज। लेकिन पहली बात तो ये एक एलिमेंट के एटम्स का मास ही सेम नहीं आ रहा है ना। एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मास इज नॉट आइडेंटिकल। तो ये पोस्टुलेट वैसे बहुत सही है अपनी जगह कि भाई एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब आइडेंटिकल होंगे, वो बात समझ में आती है। लेकिन ये लिमिटेशन अब डिस्कवर हो गई है कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका मास अलग अलग होता है। एंड दिस आइसोटोप्स का पोर्शन इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन योर चैप्टर 4। आइसोटोप्स चैप्टर 4 में एक अलग से एक टॉपिक में भी डिस्कस किए गए हैं, एंड नॉट जस्ट वन, 7-8 तरीके के आइसोटोप्स आपको दिखाए जाएंगे, मतलब 7-8 डिफरेंट एलिमेंट्स के, कि ये इसका आइसोटोप है, ये इसका भी आइसोटोप है, इसका भी है। तो मतलब लेट्स गो ओवर दिस पॉइंट अगेन। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये उन्होंने अपनी तरफ से कहा। दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट। लेकिन देयर इज अ लिमिटेशन कि जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो ये पता चला कि एक ही एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका मास अलग अलग है। ठीक है, हैं ये सोडियम के ही एटम्स लेकिन इनका मास डिफरेंट है। ऑल राइट, सो दिस वाज द थर्ड पोस्टुलेट। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पोस्टुलेट। ओके, नाउ अनदर पॉइंट कि atoms of different elements will have different masses and different chemical properties। जैसे अब आपके सामने दो डिफरेंट एटम्स हैं, सोडियम एंड नाइट्रोजन। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो इनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, ना मास में ना केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इनमें कोई सिमिलैरिटी है भी नहीं। सोडियम और नाइट्रोजन का अगर मैं आपको मास लिख के दिखाऊं तो सोडियम के एक एटम का मास इज 23U, वाइल नाइट्रोजन के एक एटम का मास इज 14U। ओके, मास में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं है। ये एक मेटल एटम है और ये एक नॉन मेटल है। ओके, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और ये गैसियस स्टेट में नॉर्मल टेम्परेचर पे, नाइट्रोजन गैस की स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना बेटा, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो ये पॉइंट अभी तक हमें सही लग रहा है कि हाँ, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके अंदर कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। बट नाउ वी हैव डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जिनके मासेस सेम हैं, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम एंड आर्गन। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट्स हैं बच्चों। ठीक है, इन तीनों का मास ही 40U आ जाता है। अब वैसे तो ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं बट दे हैव सेम मासेस। ये कैसे हुआ, अब मैं जरा आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती दूंगी दोनों में। ठीक है, एक्चुअली पोटेशियम का जो मेन, जो ज़्यादा प्रेजेंट जो आइसोटोप है उसका मास 39U होता है, बट पोटेशियम के कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मास 40U है। तो ज़रा इनमें देखते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग क्या क्या है। तो आर्गन में बेटा प्रोटॉन्स आपके हैं 18, ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 22, ऑलराइट, तो टोटल आ गया 40। अब पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन्स हैं एंड 21 न्यूट्रॉन्स हैं, तो टोटल फिर से 40 आ गया। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स 20 न्यूट्रॉन्स, तो फिर से टोटल 40 आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से, वैसे इनमें कोई सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अलग अलग है, बट मास समहाउ सेम आ रहा है।
ठीक है, तो इस पॉस्टुलेट की ये लिमिटेशन थी, और इनको ऐसी स्पीशीज को जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, बट उनका मास सेम होता है, इनको हम आइसोबार्स कहते हैं। ये भी आपके चैप्टर 4 में अलग से पोर्शन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो ऐसे एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं बट उनका मास सेम होता है, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। तो इस पॉइंट की लिमिटेशन तब आई जब आइसोबार्स डिस्कवर हो गए कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के भी मास सेम हो सकते हैं। पॉस्टुलेट कह रहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बट मासेस कैन स्टिल बी सेम। ओके, और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट एलिमेंट्स में दिखाई देती है। जैसे मतलब अगर मैं एक ही टाइप के एलिमेंट्स देखूं सारे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एटम्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कई जगह सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट था फोर्थ, बट देयर वाज अ लिमिटेशन अटैच्ड ऑफ आइसोबार्स। थर्ड वाले के साथ जहाँ पे ये कहा गया कि सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, उसकी लिमिटेशन था आइसोटोप्स, जो कि हम एक ही एलिमेंट की बात कर रहे थे, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स थे। ठीक है, जब हम यहाँ आ गए तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन इस पॉस्टुलेट की हो गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉस्टुलेट नाउ। ऑलराइट, सो अब तक आई होप सबको समझ में आ रहा है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन नाउ। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अब ये फिफ्थ पॉस्टुलेट है, ये हमें कह रहा है कि एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है कि हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करेगा टू फॉर्म वाटर। अब वाटर में क्या है, वाटर में अगर मैं रेशियो देखूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो देख रहे हैं बच्चों, मास का नहीं, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये स्मॉल होल नंबर का रेशियो है ना, दिस इज अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो उन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, इट वाज फाइन टिल देन, बट अभी हमने इतने सारे कंपाउंड्स डिस्कवर कर लिए हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें ग्लूकोज का भी या फिर शुगर का ले लो, अगर हम शुगर का एग्जांपल लेते हैं C12 H22 O11, ये तो सिंपल होल नंबर्स नहीं है, स्मॉल होल नंबर्स नहीं है, ये तो रेशियो बहुत आगे चला गया। ग्लूकोज इज C6H12O6, ये भी रेशियो काफी बड़ा चला गया, है ना, मतलब काफी ज्यादा एटम्स हैं, इसमें तो और ही ज्यादा हैं और इसको तो आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो दिस पॉस्टुलेट आल्सो हैड इट्स लिमिटेशन कि भाई ऐसे नहीं होता है कि स्मॉल होल नंबर में ही कॉम्बिनेशन होगा, बहुत ज्यादा बड़ा रेशियो भी हो सकता है। ऑलराइट, सो ये आपका सिक्स्थ पॉस्टुलेट था दैट सेड कि एटम्स जो हैं हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करेंगे, विच इज नॉट ट्रू एज इफ नाउ, कि मतलब अब तो काफी बड़े बड़े रेशियोज में भी कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफी बड़ा भी हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट सेज कि द रिलेटिव नंबर, अभी सेवेंथ पॉस्टुलेट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। अब बेसिकली ये कौन सी लॉ है जो हमें कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है उनको फिक्स्ड बता रही है, उनका रेशियो फिक्स्ड बता रही है? दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, है कि नहीं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ही तो है ये। उनके थियरी में बेटा दोनों लॉज थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि वो हमेशा सेम ही रहेगा, जो उनका अंदर प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जैसे मैं H2O बोल रही हूँ तो हमेशा यही सेम रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हूँ तो ये सेम रहेगा हमेशा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अगर मैं ग्लूकोज की भी बात करती हूँ तो ये भी हमेशा सेम ही रहेगा कि 6 कार्बन कंबाइन करेंगे 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से, दिस विल ऑलवेज बी सेम। ओके, दिस इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ऑलराइट, ये भी हो गया। ये हमने एक्चुअली पिछले सेशन में ऑलरेडी सारा रिवाइज कर भी रखा है। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, एज पर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एन एटम ऑफ सोडियम इज डिफरेंट देन एन एटम ऑफ नाइट्रोजन बट सिमिलर टू द अदर एटम ऑफ सोडियम। एक सोडियम का एटम है तो वो नाइट्रोजन के एटम से तो डिफरेंट होगा बट दूसरे सोडियम एटम के सिमिलर होगा। ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अकॉर्डिंग टू डाल्टन यस, एंड वैसे भी इन जनरल भी दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, अच्छा एक और तरीके से सवाल आता है बच्चों
कि डाल्टन के हिसाब से आपको पोस्टुलेट्स लिखने होते हैं, ठीक है। आपसे लिमिटेशंस भी डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, यस लिमिटेशंस भी आपको साथ साथ बता ही रही हूँ मैं, बट कई बार ये सवाल आता है कि आपको स्टेटमेंट चूज करनी होती है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू डाल्टन, ठीक है। अब उसमें कहाँ दिक्कत आती है कि आपको डाल्टन के हिसाब से पता है और आपने लिमिटेशन भी पढ़ लिया उसकी, है ना, तो आप ये जानते हो कि ये स्टेटमेंट अब सही नहीं है, यस। तो जैसे मान लो ये स्टेटमेंट आ जाए कि atoms of same element have identical mass and have identical chemical properties. आपको अब ये पता है कि अब आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मास सेम नहीं होता, है ना। बट इमेजिन द क्वेश्चन कम्स कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो फिर आपको डाल्टन की थियरी के हिसाब से पोस्टुलेट्स याद करके बताना है कि क्या ये पोस्टुलेट में ऐसा ही था, है ना। अगर वैसे पूछा जाए कि इन जनरल ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो आप अब जान के जो आपको लिमिटेशंस बताएं उसके बाद के हिसाब से आंसर करोगे। बट इन केस यू हैव बीन आस्क्ड कि डाल्टन के हिसाब से बताओ, तो आपको पोस्टुलेट्स के हिसाब से बताना है। तो अगर ये स्टेटमेंट आती है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑल सेम, आइडेंटिकल इन मास एंड आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और डाल्टन के हिसाब से पूछा गया तो आप ट्रू चूज करेंगे उस पर, ठीक है ना। All right. So as per Dalton, atoms of the same element have identical chemical properties, but the atoms of different elements have different chemical properties. Thus, an atom of sodium is identical to another sodium atom, but is different from a nitrogen atom. All right. Very easy. Now another statement. इसको हमें मतलब question ही है, इसको हमें fill करना है. Now, according to Dalton, obviously, all matter consists of very tiny particles called atoms. है ना, सबसे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स आर डैश पार्टिकल्स, तीन ऑप्शंस हैं, इंडिविजिबल, इनविजिबल या डिविजिबल। इनविजिबल तो है ही, वो नहीं बोला जाएगा, ऑब्वियसली डाल्टन ने इनविजिबल नहीं मेंशन किया, वो कॉमन सेंस है कि इनविजिबल ही है। डिविजिबल नहीं कहा उन्होंने, ऑल्दो एटम्स आर डिविजिबल नाउ, बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन दे वर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, है ना, इनको तोड़ा नहीं जा सकता था, तो हम इनडिविजिबल लिखेंगे। नाउ as they cannot be further divided, same आगे statement continue हो रही है, so let's submit our answer which is the correct answer as well. All right, तो atoms सबसे छोटे particles हैं जिनसे सारा matter बना है basically, and atoms were indivisible according to Dalton. All right, this was our solution. Now coming to the next thing, that is the summary of the entire session. इस postulates के बारे में हमने मतलब क्या क्या सीखा इन postulates से वो अब एक बार देख लेते हैं। All matter, अब साथ में एक बार तुम्हें limitations भी revise करवा देते हैं। All matter consists of very tiny particles called atoms, which participates in chemical reactions. ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल ये है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स आर इनडिविजिबल, जो कि अब इनडिविजिबल नहीं कहा जाता, ठीक है, बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इसका लिमिटेशन था आइसोटोप्स, कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स देखने को मिले जिनका मास डिफरेंट था बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड देम, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज और मास सब कुछ अलग अलग होगा। यहाँ पे आया लिमिटेशन आइसोबार्स का, कि जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनका भी मास सेम हो सकता है, वो आइसोबार्स है, जिनका एग्जाम्पल हमने किया आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. ये भी इसका लिमिटेशन ये था कि अब हमारे पास ऐसे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका बहुत लार्ज रेशियो भी होता है कॉम्बिनेशन का, है ना। तो ये पॉइंट, इसका हमने एग्जांपल लिया था ग्लूकोज का, शुगर का, दैट द रेशियो वाज नॉट ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। देन द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। इसमें एक और पोस्टुलेट ऐड कर लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो भी तुम्हें पोस्टुलेट में पता होना चाहिए कि कितने हो गए फिर, 1 2 3 4 5 6 7वां आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लिखना है। इनके वैसे एग्जाम में अगर आता भी है तो 4 पूछ लेंगे कि 4 पोस्टुलेट्स लिख दो। लिमिटेशंस पूछेंगे तो भी 3 से 4 ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ऑलराइट, तो इस सेशन में बच्चों वी कवर्ड द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि इन्होंने क्या बोला अपनी थ्योरी में और उसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी, दैट वी हैव कवर्ड। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो प्लेलिस्ट जरूर देखते रहना, बिकॉज अब सारे सेशंस एक सीक्वेंस में प्रीमियर होंगे इन अ चेन ऑफ सेशंस, ऑफ स्मॉल सेशंस ऑफ लाइक 30 मिनट्स 25 मिनट्स, तो वो देखते रहना।
आपको रिकॉल होता रहेगा और थोड़ा क्रिस्प होंगे सारे सेशंस। ऑल्सो इनकेस आपने अभी तक ऐप एक्सप्लोर नहीं करी है तो ऐप डाउनलोड कर लो, द नेम इज एम्बाइब ऐप। उसमें आपको ऑब्वियसली यू विल फाइंड वीडियोस ऑफ ऑल द टॉपिक्स। आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। सारा कुछ बहुत ही अच्छे से 3D मॉडल्स और एनिमेशन से ही एक्सप्लेन्ड है, दैट यू डू। जब आपको लगे कि आपने पढ़ लिया है, आपको आ गया है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस में क्वेश्चन सेट्स मिलेंगे आपको और आपको सॉल्यूशंस एक्सप्लेनर्स के साथ मिलेंगे। ओके आपको फिर टेस्ट, अगर आपको लगता है प्रैक्टिस भी हो गई, आप टेस्ट देके देखते हैं, तो टेस्ट आप अपना खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी वहाँ टेस्ट हैं हर टॉपिक पे, बट इनकेस आपको लगता है कि आपको खुद अपना टेस्ट डिजाइन करना है कि आई एम फ्री फॉर 1 आवर, तो 1 घंटे का टेस्ट हो और उसमें 30 क्वेश्चन हो और उसमें डिफिकल्टी लेवल हाई हो, ये सब आप सेट करके अपना टेस्ट खुद दे सकते हो। एंड आफ्टर यू डू दैट, आप जब टेस्ट पूरा कर लेंगे तो आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलेगा कि इतने टाइम में ये आपकी एक्यूरेसी रही है, ये आपका टाइम इतना आपने हर क्वेश्चन पे स्पेंड किया है और यहाँ आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये एरियाज आपके अच्छे हैं, पूरा एक डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा। ठीक है, एंड देन यू कैन गो फॉर अचीव कि आप अपना जब अपना सब कुछ समझ लें, देन यू कैन अचीव कि मतलब ऐसे मेरा अभी जो प्रेजेंट ग्रेड है वो B+ है एंड आई एम एमिंग फॉर A+ इन 3 मंथ्स। तो वो सारा आपको प्लान, हमारी ऐप ही पूरी स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती रहेगी कि अब ये वीडियोस देख लो, रिलेटेड वीडियो सजेस्ट होंगी, सारा कुछ होगा एंड ऑल ऑफ दिस इज फॉर फ्री, देयर इज नो कॉस्ट। तो एक बार एक्सप्लोर कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। सो दिस वाज द सेशन L3 लेक्चर 3 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब, एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.